तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी नोट्स का भारतीय इतिहास के जितना भी टॉपिक है उसको करते चलेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन, सबसे पहले कौन आया, किस कंपनी का स्थापना किया गया था, ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जैसा कि ये जानते हैं कि मध्यकाल में भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, मध्यकाल से ही भारत और यूरोप में एक व्यापारिक संबंध अच्छा था। यह व्यापार भारत के पश्चिमी तट से होता था, पश्चिमी तट से लाल सागर और पश्चिम एशिया के माध्यम से होता था। जो भारत में व्यापार होता था पश्चिमी तट के लाल सागर से होता था और पश्चिम एशिया के साथ व्यापार होता था। ये जो व्यापार होता था मुख्यतः मसालों के लिए किया जाता था, मसाला के लिए और कीमती वस्तुओं के लिए भी ये व्यापार होता था। मसालों के उपयोगिता को देखते हुए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया, इंडोनेशिया के अन्य देशों के साथ संगठित व्यापार के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में व्यापारिक कंपनियों का स्थापना किया। जो मसाला था उसको उपयोगिता को देखते हुए भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में, ठीक है, यूरोप के द्वारा व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की गई। भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनी का क्रम है। सबसे पहले जो यूरोप कंपनी आई थी उसका नाम था पुर्तगाली। उसके बाद जो कंपनी आया था डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। क्वेश्चन पूछ, भौगोलिक खोज का युग का प्रारंभ स्पेन वासी के द्वारा किया गया और पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। जो अनुमति दिया था भौगोलिक खोजने के लिए उसका नाम था पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने अनुमति दिया था। पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोम्यू डियाज, जिन्होंने उत्मासा अंतरीप की खोज किया था 1487 ईस्वी में। तो उत्मासा अंतरीप का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था 1487 में, और उत्मासा अंतरीप को ही हम लोग तूफानी अंतरीप कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्मासा अंतरीप को तूफानी अंतरीप कहा जाता है। अब देखिए 1492 ईस्वी में स्पेन का एक निवासी था कोलंबस, जिन्होंने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की। कोलंबस तो निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन इन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली 1492 में, और ये स्पेन का निवासी था। ये कहाँ का? स्पेन का निवासी था। चलिए अब देखते हैं, हम लोग बॉक्स बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी नोट्स में। महत्वपूर्ण यूरोपीय कंपनी का स्थापना, आगमन की बात नहीं करा, स्थापना। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो किया गया था 1498 में कालीकट में, केरल की जगह पड़ता है कालीकट। उसके बाद अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में सूरत में किया गया था। इस कंपनी का स्थापना भारत में। तीसरा हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में किया गया था। चौथा हम लोग डेनिश कंपनी 1616 ईस्वी में सुल्तानाती में। लास्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सूरत में इसकी स्थापना किया गया था। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं पुर्तगाली के बारे में। तो चूँकि हमें जाने सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए और भारत की खोज की 1498 20 मई 1498 को। जब ये कालीकट पहुँचे तो एक कप्पा कटब्बो बंदरगाह पर पहुँचे थे, और ये अब्दुल मनीद नामक गुजराती एक व्यापारी थे, जिनकी सहायता से ये बंदरगाह पर पहुँचे थे, कालीकट बंदरगाह। यहाँ के राजा थे कौन? जमोरीन, जिन्होंने इनका स्वागत किया। ठीक है, जमोरीन ने इनको क्या किया? स्वागत किया। जमोरीन ने इनका स्वागत किया था, और ये कप्पा कटब्बो नामक बंदरगाह पर गए थे। कप्पा कटब्बो नामक
बंदरगाह पर, 1 मिनट रुकिए। कप्पा कड़बू नंबर बंदरगाह पर। अब देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कालीकट के तत्कालीन उस समय राजा थे, हिंदू राजा थे जमोरिन, जिन्होंने वास्को डी गामा को स्वागत किया और कहा कि आप मसाला और जड़ी बूटियों को आदि हमारे देश से ले जा सकते हैं। तो इतना वास्को डी गामा जो जहाज़ से आए थे, उस जहाज़ का नाम था हेक्टर नामक जहाज़। उस जहाज़ का क्या नाम था? हेक्टर नामक जहाज़ नाम था। और इन्होंने काली मिर्च लेकर पुर्तगाल वापस लौट गया और वहाँ पे जो खर्चा को निकाल कर लगभग 60 गुना लाभ कमाए थे। कितना लाभ कमाए थे? 60 गुना। वास्को डी गामा ने वहाँ जाके बेचा गोलकी के तो काली मिर्च को, तो खर्चा उर्चा काट कर 60 गुना लाभ जुड़िए। अब देखिए, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, जिन्होंने 1500 ईस्वी में भारत पहुँचने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री था। पहला वास्को डी गामा, दूसरा कैब्राल। पुनः वास्को डी गामा 1502 में भारत आए थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया था वो कोचीन में किया था। कहाँ किया था? कोचीन में, 1502 ईस्वी में। उसके बाद दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित किया था लगभग 3 साल बाद 1505 ईस्वी में कन्नूर, आंध्र प्रदेश में। कोचीन और कन्नूर के अतिरिक्त पुर्तगालियों ने फैक्ट्री स्थापित किया था गोवा में और दमन में। तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कोचीन, उसके बाद कन्नूर, उसके बाद गोवा, उसके बाद दमन। पुर्तगालियों ने आरंभ से ही व्यापार के साथ शक्ति का भी प्रयोग किया। पुर्तगाली व्यापार के साथ साथ शक्ति का भी प्रयोग करता था। उन्हें हथियारबंद जहाज़ों की श्रेष्ठ सहायता मिली। पुर्तगालों की नौसेना शक्ति के लिए खतरा उत्पन्न कर पुर्तगालियों ने मुगल सम्राट से भी व्यापार संबंधी अनेक छूटें प्राप्त की थी। ठीक है, पुर्तगाली के जो नौसैनिक शक्ति था बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण मुगल सम्राट भी डर गया था, जिससे उनको अनेक छूटें प्रदान किया गया था व्यापार करने के लिए। अब देखिए, बॉक्स बना के दिया हुआ है भारतीय क्षेत्र के पुर्तगाली गवर्नर। तो देखिए, फ्रांसीसी डी अल्मीड़ा, ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर किसे बनाया गया? तो अल्मीड़ा को बनाया गया और इसी की देखरेख में कन्नूर, कोचीन और अंजादीप में किले का निर्माण किया गया। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई। अल्मीड़ा ने कौन सी नीति अपनाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी, कहने का मतलब शांत जल की नीति अपनाई थी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा के द्वारा, जो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक रहा था। अगला जो गवर्नर आया था अल्बुकर्क, ये 1509 से 1500 तक आया था। दूसरा, इसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। दूसरा गवर्नर और पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक। इन्होंने गोवा पर अधिकार किया था। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था 1510 ईस्वी में और यहाँ वायसरा अल्फांसो डी अल्बुकर्क बनाया गया था गोवा पर अधिकार करने। आगे देखिए, नीनो डी कुन्हा, जिन्होंने 1529 से लेके 1538 तक भारत में रहा और इन्होंने कोचीन को राजधानी बदलकर गोवा को बनाया 1530 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट, तो गोवा को राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने। इन्होंने दमन, दीव, वेसिन, गुजरात को भी अपने अधिकार में कर लिया था 1534 में। कुन्हा ने किसको किसको जीता? दमन को जीता, दीव को जीता, बेसिन को जीता, गुजरात, और यहाँ के उस समय शासक था बहादुर शाह, जिन्होंने से ही छीना था कुन्हा ने। आगे हम लोग देखते हैं अल्फांसो डिसूजा। इन्होंने 1542 से लेकर 1542 तक ही रहा। नीनो डी कुन्हा के पश्चात मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बना, या नीनो डी कुन्हा के बाद। और इसके समय प्रसिद्ध एक संत थे फ्रांसिस्को जेवियर, गोवा आए थे। अब देखिए आगे हम लोग कि भारतीय क्षेत्रों पर पुर्तगालियों के अधिकार का एक प्रमुख कारण यह था
कि प्रशिक्षण भारत मुगल साम्राज्य से बाहर था। अधिकार क्षेत्र यह था क्योंकि दक्षिण जो भारत था मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसीलिए पुर्तगालियों को मुगलों की शक्ति का सामना नहीं करना पड़ा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड और हॉलैंड के बाद फ्रांस ने भी व्यापारिक और प्रतिद्वंदी शक्तियां प्राप्त की थी। सबसे पहले इंग्लैंड, हॉलैंड, उसके बाद फ्रांसीसी ने भी अपना व्यापारिक कोठी का स्थापना या प्रतिद्वंदी कर सकते हैं किया था भारत में। इन लोगों ने विश्व व्यापार पर स्पेनी पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध एक कड़ा संघर्ष किया था। स्पेन और पुर्तगाली एकाधिकार के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया था। इस संघर्ष के दौरान स्पेन और पुर्तगाल की पराजय हुई। अंग्रेज और डच जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होकर भारत आए और इस प्रकार डचों ने इंडोनेशिया वाला क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और अंग्रेज ने भारत, श्रीलंका और माल्या जैसे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो जाने कि स्पेन और पुर्तगाल की जब पराजय होती है तो अंग्रेज और डच भारत में आते हैं और ये किस मार्ग से होकर आते थे? केप ऑफ द गुड होप मार्ग से आने के बाद इन्होंने डच जो अपना क्षेत्र इंडोनेशिया पर अधिकार करता है जो मसालों के लिए महत्वपूर्ण होता है, और अंग्रेज भारत के श्रीलंका और माल्या जैसे क्षेत्रों पर व्यापार करने के लिए अधिकार करता है। आगे हम लोग देखते हैं डच के बारे में पढ़ते हैं आगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1596 में भारत में आने वाला प्रथम नागरिक कॉर्नलियस हॉटमैन था। तो हॉटमैन 1596 में आया था और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। अगर यही पूछे पटना में तो 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया था। इस कंपनी का स्थापना डच के संसद के द्वारा भी किया गया था, यानी संयुक्त पूंजी दोनों का था, डचों का भी था, डच के संसद के भी था। आगे हम लोग देखते हैं डचों की रुचि भारत में नहीं अब तो इंडोनेशिया के जावा वाले क्षेत्र में थे, सुमात्रा वाले क्षेत्र में थे और स्पाइस आइलैंड में भी थी। क्यों था यहाँ पे इसका रुचि? क्योंकि यहाँ पे मसालों का उत्पादन किया जाता था। डचों ने इंडोनेशिया क्षेत्र पर अधिकार क्यों करना चाहा, सुमात्रा द्वीप पर अधिकार क्यों करना चाहा? क्योंकि यहाँ पे मसाला का उत्पादन किया जाता था, इसलिए डचों ने रुचि दिखाया था भारत के प्रति नहीं, जबकि इंडोनेशिया के प्रति रुचि दिखाया था। आगे हम लोग देखते हैं कि डचों ने शीघ्र ही मलय जलडमरू मध्य और इंडोनेशिया द्वीपों से पुर्तगालियों को निकाल दिया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मलय से और इंडोनेशिया से डचों ने किसको निकाल दिया था? तो पुर्तगाली को निकाल दिया था और इस क्षेत्र पर अधिकार में लगे अंग्रेजों को 1623 ईस्वी में पराजित कर दिया गया था और इस पर जो अधिकार किया था अंग्रेज उसको भी पराजित कर दिया गया था डचों के द्वारा। भारत में डचों के पहले अभियान का नेतृत्व हॉटमैन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहले जो डच अभियान हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो हॉटमैन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि डचों ने पश्चिम भारत में गुजरात के सूरत में, भड़ौच में, कैम्बे में, अहमदाबाद, केरल कोचीन, मद्रास के नागपट्टनम, आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम, बंगाल के चिंसूरा, बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के आगरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। कहाँ कहाँ खोले थे? पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूरत में, भड़ौच में, कैम्बे में, अहमदाबाद, कोचीन, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम, चिंसूरा इंपोर्टेड बंगाल में है, बिहार के पटना में भी कारखाना खोले थे, उत्तर प्रदेश के आगरा में भी। ठीक है, ये सारी व्यापारिक केंद्र डचों के द्वारा खोला गया था और 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका भी जीत लिया था, जबकि पुर्तगाली के अधीन श्रीलंका था और श्रीलंका को 1658 ईस्वी में जीत लिया गया था डचों के द्वारा। अब हम लोग बात करते हैं डचों द्वारा भारत में स्थापित कंपनी।
तो सबसे पहले पुलिकट 1610 ईस्वी में, सूरत 1616 में, चिंसूरा 1653 में, कासिम बाजार 1659 ईस्वी में, पटना देख लीजिएगा डच कंपनी 1632 में होगा, 1632 ईस्वी में, नागपट्टनम 1659 में, कोच्चिन 1663 ईस्वी में इस कंपनी का स्थापना किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं ब्रिटिश कंपनी का आगमन। तो 1599 ईस्वी में लंदन में मर्चेंट एडवेंटर्स नाम से विख्यात कुछ व्यापारियों ने पूर्व से ही व्यापार करने के लिए कंपनी बनाई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। पहले इसका मर्चेंट एडवेंचर्स था, जिसको बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया गया। 31 दिसंबर 1600 की इम्पोर्टेड डेट है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया। 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर, कहने का मतलब सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया गया, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे फैक्ट्री 1613 में अस्थायी रूप से खोला गया। कैप्टन हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ये अकबर का पत्र लेकर आए थे और जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। एक फरमान जारी किया गया था, जिसके तहत पश्चिमी तट पर अनेक स्थानों पर फैक्ट्रियां खोलने की आज्ञा मिल गई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो खोला था, दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कि दक्षिण भारत की पहली फैक्ट्री अंग्रेजों का कहाँ खोला गया था, तो मसूलीपट्टनम में खोला गया था। बाद में इसको मद्रास में शिफ्ट कर दिया गया था, जिसका पट्टा वहाँ के स्थानीय राजा ने उन्हें प्रदान कर दिया गया था। और पूछेगा अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ था, तो सूरत में 1613 ईस्वी में। राजा ने उस स्थान की किलेबंदी करने तथा उसका प्रशासन चलाने और सिक्के ढालने की अनुमति दी। इस शर्त पर दी अनुमति कि बंदरगाह से जो भी प्राप्त चुंगी का आधा भाग राजा को दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा किलाबंदी कर सकते हैं आप, प्रशासन चला सकते हैं आप, सिक्का ढालने की अनुमति दिया गया था। इसी स्थान पर अपनी फैक्ट्री के आसपास अंग्रेजों ने किला बनवाया था मद्रास में, जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। इम्पोर्टेंट है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ है, तो मद्रास में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में। नेक्स्ट अगले हम लोग देखते हैं कि 1615 ईस्वी में अंग्रेज का राजदूत था टॉमस रो। ये भी जहांगीर के दरबार में आता है। 1622 ईस्वी में जब सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगंजा से विवाह किया, तो बम्बई को दहेज के रूप में दिया गया। चार्ल्स द्वितीय ने किससे विवाह किया था, तो राजकुमारी कैथरीन, कहाँ के थे, पुर्तगाल की। और किस दहेज में क्या मिला, बम्बई। और इस प्रकार गोवा दमन द्वीप को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से अन्य भारतीय क्षेत्र निकल गया। गोवा भी, द्वीप भी, दमन भी निकल गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंडोनेशिया के द्वीपों से हो रहे जो मसाले के व्यापार में भागीदारी को अंग्रेज और डच कंपनी के मध्य में लड़ाई आरंभ हो गई, क्योंकि डच इंडोनेशिया की तरफ रुख किए थे, अंग्रेज भारत की तरफ। बाद में दोनों 1654 ईस्वी में लड़ाई दोनों में प्रारंभ हो गया था, अंग्रेज और डचों के मध्य में। ये लड़ाई 1667 ईस्वी तक चला था, जब अंग्रेज ने इंडोनेशिया पर सारे दावे छोड़ दिए। बदले में डचों ने भारत की अंग्रेजी जो बस्तियाँ थी उस पर आक्रमण करना छोड़ दिया। 1667 ईस्वी में क्या हुआ कि दोनों के बीच जो लड़ाई था समाप्त हो गया। किसके किसके बीच में, अंग्रेज और डचों के बीच में। उसके बाद क्या हुआ, जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र था डचों के अधीन में, वो अंग्रेज ने छोड़ दिया, और अंग्रेज वाला क्षेत्र था डचों के अधीन में, वो अंग्रेज वाला जो बस्ती था उसको डचों ने आक्रमण करता था, उसको आक्रमण करने से रोक दिया गया। यही 1667 ईस्वी में समाप्त हो जाता है यहाँ पे युद्ध। आगे हम लोग देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार कहाँ कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार सूरत में, भड़ौच में, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। आरंभ में कंपनी ने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्ध का भी सहारा लिया।
ईस्ट इंडिया कंपनी तो सबसे पहले व्यापार कूटनीति भी सहारा लिया, साथ साथ में युद्धों का भी, जहाँ जरूरत था वहाँ युद्ध भी करता था। और जिन क्षेत्रों फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी उन पर अधिकार करने के भी प्रयास किए। जहाँ मान लीजिए फैक्ट्री स्थापित कर दिया वहाँ उसको अधिकार कर लेता था। दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल थी, क्योंकि दक्षिण में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं बचा था, इसीलिए दक्षिण भारत में वो अपना व्यापार अच्छा से करते थे। 1668 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार से बम्बई द्वीप प्रांत प्राप्त किया। 1668 ईस्वी में बम्बई के रूप में अंग्रेजों को एक बड़ा और आसानी से रक्षा कर सकने वाले योग्य बंदरगाह मिल गया अंग्रेजों को। पश्चिमी तट पर कंपनी का हेडक्वार्टर सूरत ना होकर बम्बई हो गया था। पहले कहाँ होता था अंग्रेजों का हेडक्वार्टर? सूरत में, बाद में इसको बम्बई कर दिया गया, जहाँ पे अच्छा बंदरगाह था, अच्छा से व्यापार होने लगा, सुगमता से व्यापार होने लगा था। देखिए पूर्व तथा दक्षिणी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार निम्न प्रकार से हुआ। तो देखते हैं पूर्वी भारत के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो पूर्व भारत में कंपनी ने अपनी फैक्ट्रियाँ की स्थापना 1633 में उड़ीसा में करता है। तो पूछेगा पूर्वी भारत में अंग्रेजों का पहली फैक्ट्री कहाँ? 1633 में उड़ीसा में। 1651 में बंगाल के हुगली में। ठीक है, अब शीघ्र ही उन्होंने पटना, बालासुर, ढाका, बिहार, बंगाल इत्यादि में अंग्रेजों की फैक्ट्री का स्थापना किया जाने लगा। कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और बंगाल में स्वतंत्र बस्ती स्थापित करने की योजना बनाने लगी, क्योंकि अब यह भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करके मुगलों को मजबूर कर व्यापार में मनमानी छूट प्राप्त करना चाहती थी। कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, बंगाल में जो भी स्वतंत्र बस्ती स्थापित करने लगा, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने लगा, मुगलों को मजबूर करने लगा। आगे हम लोग देखते हैं 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कर दिया और मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पूछेगा अंग्रेजों ने हुगली को नष्ट कब कर दिया है? 1686 ईस्वी में। और सबसे पहले मुगलों सम्राट से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया गया था हुगली को नष्ट करके। युद्ध का अंत अंग्रेजों के लिए घातक रहा। उन्हें बंगाल स्थित उनकी फैक्ट्रियां से भगा दिया गया और गंगा के मुहाने एक द्वीप में शरण लेने के लिए बात हो गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग जब युद्ध का परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की सूरत, मसूलीपट्टनम, विशाखापट्टनम स्थित फैक्ट्रियों पर बादशाह का अधिकार हो गया तथा बम्बई में स्थित उनके किले पर भी अधिकार हो गया। युद्ध के बाद जितना भी मुगल बादशाह था अधिकार कर लिए थे उनको क्षेत्रों पर। 1698 में कंपनी ने सूतानाती, कालीकत्ता, गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली और वहाँ पर फैक्ट्री के आसपास फोर्ट विलियम नामक किला बनवा दिया गया था और इन तीनों को ही मिला के कोलकाता नाम दिया गया था। 1717 में इम्पोर्टेंट है, कंपनी ने सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया था जिसे 1691 में उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को दोबारा मान्यता मिल गई थी। पहले तो फर्रुखसियर 1717 में जारी किया, उसका 1691 में दोबारा जारी किया गया और गुजरात और दक्कन तक बढ़ा दिया गया था उनके फरमान को। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल में मुर्शीद कुली खां, बंगाल का शासक मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां जैसे शक्तिशाली नवाबों के चलते कंपनी का कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और कंपनी यहाँ का नवाब का एक जमींदार होकर रह गई, नवाब का जमींदार होकर रह गया था। इस समय जब शासक कर रहा था मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां। 1740 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित करने को बल मिला तथा उस समय मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था। 1740 से मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हो चुका था। पूर्वी भारत हम लोग कर लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार। आगे हम लोग करते हैं दक्षिण भारत का विस्तार। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शुरुआत करते हैं। देखिए दक्षिण भारत में, पूरब और पश्चिम भारत में विदेशी घुसपैठ की अधिक संभावना नहीं थी, क्योंकि पूरब में तो एक शक्तिशाली शासक बंगाल में था अलवर्दी खां और पश्चिम में भी शक्तिशाली था मराठा, तो यहाँ तो घुसपैठ नहीं कर सकता है। इस समय दक्षिण भारत में विदेशी शक्तियों को परिस्थिति अनुकूल थी, क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारे कमज़ोर शासक थे।
क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात वहाँ पे सत्ता कमज़ोर हो गई थी 1707 में। 1748 निजामुल आसफ जाह की मृत्यु के पश्चात उसका साम्राज्य भी कमज़ोर हो गया था। हैदराबाद का निजाम बाद में बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं, कर्नाटक में भी अस्थिरता का समय था। कर्नाटक में गद्दी को लेकर लड़ाई चल रहा था। चंदा साहब अनवरुद्दीन में परस्पर संघर्ष जारी था। अनवरुद्दीन का जीजाजी थे चंदा साहब बहनोई थे। ये दोनों के मध्य में युद्ध चल रहा था। इन परिस्थितियों में विदेशी शक्तियों ने अपना राजनीतिक प्रभाव विस्तृत करने तथा दक्षिण के निकट भारतीय राज्यों के मामले नियंत्रण स्थापित करने में सहायता में, क्योंकि जो अंग्रेज था वो अनवरुद्दीन के साथ गुप्त एक समझौता कर लिया था, जिसके कारण राजनीतिक प्रभाव अपना स्थापित करने लगा था। आगे हम लोग देखते हैं कि 17वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को तो समाप्त कर दिया था, किंतु फ्रांस अब भी अंग्रेजों का प्रमुख प्रतिद्वंदी बना हुआ था। अंग्रेजों ने पुर्तगाल को समाप्त कर दिया, डच को समाप्त कर दिया, लेकिन इसके साथ लड़ते रहा अंत तक फ्रांसीसी को लड़ते रहा फ्रांसीसी। 1744 से लेकर 1763 अर्थात 20 वर्षों तक युद्ध किया था। निरंतर व्यापार को लेकर, संपत्ति को लेकर और क्षेत्र को अधिकार के लेकर फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य युद्ध चलता रहा। आगे हम लोग देखेंगे डेनिस। तो अंग्रेजों के पश्चात 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ भारत में। कब हुआ? 1616 ईस्वी में डेनिश इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ। डेनिश कंपनी ने पहला फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर के निकट ट्रैंकोवार में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापन किया था। तो डेनिश कंपनी की पहली जो फैक्ट्री स्थापना किया गया था वो ट्रैंकोवार में किया गया था, तो तंजौर के निकट तमिलनाडु में पड़ता है। 1643 से 1659 के मध्य में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ भारत में नगण्य रही। 1643 लेकर 1659 ईस्वी। 1670 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पुनर्स्थापना की गई, जो 1729 में भंग कर दिया गया। डेनिशों ने 1676 में बंगाल के श्रीरामपुर नामक स्थान पर अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित किया था। श्रीरामपुर में डेनिश ने 1745 में अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी और भारत चले गए थे। डेनिश ने क्या किया, अपने जितना भी फैक्ट्री था किसको बेचने लगा? वो अंग्रेज़ों को बेचने लगा था। बेच बेच के अपना वो चला गया कि अब यहाँ पे कोई काम नहीं चलेगा, इसलिए वो निकल दिया गया कि यहाँ पे मेरे से भी शक्तिशाली शासक आ गया अंग्रेज, और यही अंग्रेज को बेचकर ये भारत से बाहर चले गए थे 1745 के मध्य तक। पूछेगा बंगाल में इसकी फैक्ट्रियाँ कहाँ था? दूसरी श्रीरामपुर में, पहला ट्रावनकोर तमिलनाडु वाला क्षेत्र में था। तो चलिए रहने देते हैं आज यहाँ तक। अगले हम लोग श्रृंखला में पढ़ेंगे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रांसीसी। तो आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद।